नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विज एडू चैनल में। हम लोग पिछले कक्षाओं में अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देख चुके हैं। अब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या कीजिए कि जो मेरा अर्थव्यवस्था पर बनाया हुआ वीडियो है उसको 3-4 बार देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो आपसे क्वेश्चन हल नहीं होंगे। आप रटकर अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन नहीं हल कर सकते हैं। आपको समझना जरूरी है, आपको जरूरत पड़ेगा समझने के लिए। बिना समझे हुए अर्थव्यवस्था का प्रश्न हल करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि जो एग्जाम परीक्षाएं हो रही है, आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षा जो हो रही है, उसमें अब ट्रेंड बदल चुका है। पहले फैक्ट डायरेक्ट देता था, अब वो फैक्ट नहीं देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन वैसा नहीं पूछता है। बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए आप प्रश्न नहीं हल कर सकते हैं। आप भी इस बात को भली भांति समझते होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं। तो पिछले कक्षाओं में हमने छोड़ा था कि भारत में जो विकास का चरण है वो दूसरा चरण नहीं आता है, डायरेक्ट तीसरा चरण आता है। तो क्यों तीसरा चरण आता है? उसका पहला नंबर कारण बनता है कि जो 1956 में भारत में औद्योगिक नीति का शुरुआत होता है। मतलब हमारा जब आजादी के बाद संविधान लागू होता है 1950 में, तो उसके बाद जो हमारा औद्योगिक नीति बनता है, मतलब किस नीति के आधार पर जो है हम अपना औद्योगिकरण का विकास करेंगे, उसके आधार पर जो है अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करने का कार्य किस तरह से किया जाएगा, वो 1956 में औद्योगिक नीति के तहत किया जाता है। तो 1956 की औद्योगिक नीति से जिस औद्योगिकरण का शुरुआत होता है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण निजी क्षेत्र बहुत बुरी तरह से जो है प्रभावित हो जाता है। कैसे प्रभावित होता है, जो देखिए कि एग्जांपल से समझाते हैं। दो व्यक्ति हैं, बाजार में जाता है सब्जी बेचने के लिए। दोनों ने 15 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है आलू मान लिया जाए कि खरीदता है। तो एक जो है 20 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है और दूसरा जो है कितनों कम बेचेगा, तो 1 रुपया मुनाफा लेगा सब्जी पर, तो 16 रुपये पर केजी के हिसाब से सब्जी बेचता है। उसके बाद जो है क्या किया गया कि एक सब्जी वाले को हमने बोला कि आप तुमको ना हम पर केजी के हिसाब से तुम सब्जी बेचो मार्केट में, हम 8 रुपया का सब्सिडी देंगे। मतलब 15 रुपये सब्जी वो खरीद रहा था, तो उसको खरीद कितना पड़ेगा, जैसे हम उसको 8 रुपया पर केजी के हिसाब से जो है सब्सिडी दे दिए, मतलब प्रोत्साहन राशि दे दिए। तो जाहिर सी बात है भाई कि उसका खरीद वास्तविक रूप से तो 15 रुपये पर केजी है, लेकिन मेरा 8 रुपया देने के कारण उसको आलू का खरीद पर केजी कितना पड़ता है, तो 7 रुपये पर केजी पड़ता है। अब वो 1 रुपया का मुनाफा नहीं लेकर के मान लिया जाए कि 5 रुपया का मुनाफा लेता है, तो 12 रुपये पर केजी का हिसाब से बेचेगा। तो अब जो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा था कितनों कम बेचेगा, तो 16 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा। लेकिन फिर भी जो है उसका सब्जी नहीं बिकेगा। सब्जी बिकेगा किसका भाई, तो हमने जिसको सब्सिडी दिया है उसका सब्जी बिकेगा। तो वो व्यक्ति क्या होगा भाई कि सब्जी बेचने में जो है पूरा तरह से हतोत्साहित हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उसको घाटा लग रहा है, तो वो सब्जी क्यों बेचेगा। तो वही चीज हमारा जो 1956 में औद्योगिक नीति आती है, उसके तहत हम सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो मतलब जो उद्यमी है, जो उद्योग धंधा है, उस पर प्रोत्साहन राशि दे देते हैं। तो उससे निजी क्षेत्र वाला जो है ना, वो बिल्कुल हतोत्साहित हो गया। उसको काज करने में मन नहीं लगेगा। काहे मन नहीं लगेगा भाई? तो इसलिए मन नहीं लगेगा, उसको मार्केट में बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो वो क्यों मार्केट में आके धंधा करेगा। तो निजी क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया। तो आप बताइए, पूंजी ज्यादा तो रहता है निजी क्षेत्र के पास में, सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के पास में तो पूंजी कम रहता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है कितनों विकास करेगा, तो निजी क्षेत्र जो आगे विकास करेगा वैसा विकास नहीं होगा ना। हम जो है उसको आने से ही बाजार में रोक दिए। कैसे रोक दिए भाई? तो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन राशि देकर रोक दिए। तो इससे निजी क्षेत्र जो है बहुत बुरी तरह जो है प्रभावित होता है। उसके अलावा हम और क्या करते हैं कि लघु उद्योग जो होता है वहां पर हम संरक्षण का नीति अपना लेते हैं। मतलब उसको जो है पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। सब चीज में उसको घाटा लग रहा है तो हम अपना पैकर से पैसा दे देते हैं भाई कि नहीं, तुमको घाटा नहीं लगेगा, फिर भी तुम मार्केट में जो है बेचो। तब देखिए, लघु क्षेत्र
सूक्ष्म उद्योग जो है, बड़े उद्योग जो है, ये सब में जो अंतर है ना, हम आगे के कक्षा में स्पष्ट करेंगे, आपको बिल्कुल करेंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको पूरा तरह विस्तृत रूप से जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना ही समझिए कि लघु उद्योग को संरक्षण की नीति दिया गया, तो उससे जो बड़े उद्योग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का ही उद्योग क्यों न रहे, बड़े उद्योग जो है निजी क्षेत्र के उद्योग के विकास को जो है क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो भारत का औद्योगिकरण जो है वो प्रभावित हो गया। तो जब औद्योगिकरण प्रभावित हो गया तो आप समझ सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का विकास तो होगा ही नहीं। तो सेकेंडरी सेक्टर का विकास नहीं होगा तो भारत में जो है दूसरा चरण आएगा नहीं। पहला कारण तो ये हुआ। अब दूसरा कारण देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत ने लोक कल्याणकारी राज्य तथा नियोजित अर्थव्यवस्था पर काम करना शुरू किया, जिसके लिए बड़े प्रशासन तंत्र की जरूरत थी। इससे सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो गई। कैसे हो गया वृद्धि? पहले नियोजित अर्थव्यवस्था को देखते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है? जैसे भारत में 1950 में, यानी 15 मार्च 1950 में जो है एक योजना आयोग का निर्माण होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है किसके माध्यम से होगा, तो योजना आयोग के माध्यम से होगा। और उसका निर्माण कब होता है, योजना आयोग अस्तित्व में कब आता है, तो 15 मार्च 1950 को। और पहला पंचवर्षीय योजना जो है 51 से लेकर के 56 तक के कार्य करता है। तो उस योजना आयोग का निर्माण हुआ तब। जिसे देखिए एक बात बताते हैं, मान लिया जाए कि आप ही जो है एक कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कीजिए। फंक्शन ऑर्गेनाइज कीजिए कि जैसे गांव देहात में या शहर में ही क्रिकेट क्लब का स्थापना होता है कि हम जो है टूर्नामेंट करवाएंगे। तो हम अकेले टूर्नामेंट करवाएंगे, उसके लिए कैसे होगा भाई? तो एक तो आपको अंपायर लाना पड़ेगा। दूसरा, टूर्नामेंट अगर हम बड़े स्तर पर करते हैं तो कई लोगों की आवश्यकता होगी। तो उसी तरह से जो ये नियोजित अर्थव्यवस्था जो था भारत में, जब इसको लाया गया तो बहुत बड़े प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता हुई। योजना आयोग किसके अधीन काम? चूंकि योजना आयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी और सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई था, तो जो इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे वो भी तो आएंगे, सरकार के द्वारा चुना जाएगा। तो सरकार के द्वारा चुना जाएगा मतलब सरकारी नौकरी पर जो है बल दे दिया गया। मतलब एक प्रशासनिक तंत्र बड़े स्तर का स्थापित किया गया और उसमें जो है बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति हुई। तो उस नियुक्ति से क्या हुआ कि आपका जो है सेवा क्षेत्र में विकास हो गया, सर्विस सेक्टर में विकास हो गया। आपको कैसे बताए थे? नहीं बताए थे। जैसे मान लिया जाए कि हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल देते हैं, तो हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसमें जो है मैनेजमेंट करने वाला होना चाहिए ना भाई, देखने वाला भी होना चाहिए। जिससे मैनेजमेंट करने वाला जो वहां का क्या बोलते हैं मैनेजर होगा, और भी बहुत सारे लोग होंगे। रोगी को देखने के लिए डॉक्टर होगा, नर्स होगा। तो एक हॉस्पिटल खोलने से ही काम नहीं ना हो जाएगा, उसमें कम से कम बड़ा हॉस्पिटल मान लीजिए खोलते हैं तो 200-250 कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी तरह से एक बड़े नियोजित अर्थव्यवस्था जो है भारत में लाया गया, तो उसके लिए एक बड़े प्रशासन तंत्र की आवश्यकता हुई। और प्रशासन तंत्र के कारण जो है किस चीज का विकास हो गया, तो सेवा सेक्टर का विकास हो गया, टर्सरी सेक्टर का विकास हो गया। ठीक है ना। तो टर्सरी सेक्टर का विकास तो हुआ, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का तो विकास नहीं हुआ। अब पढ़ते हैं तीसरा कारण है कि अर्थव्यवस्था के विकास से लोगों की आय बढ़ने से लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का मांग करना शुरू कर दिया। इससे ही सेवा क्षेत्र के विस्तार हो गया। इसे आप देखिए ना, काहे मांग शुरू हो गया। कोई व्यक्ति भी नौकरी किसी को लग गया, 30,000 40,000 रुपया मंथली मान लिया जाए कि किसी को नौकरी लग गया, तो सबसे पहले काम क्या करेगा? अपना बच्चा को शिक्षा देने पर बल देगा, पहला काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? अपना स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है मतलब स्वास्थ्य के लिए अपना मतलब चिंतित होगा, स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करेगा। तीसरा चीज है भविष्य के लिए देखेगा कि हमारा जो परिवार है वो जो है वो क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन में रहे, भविष्य में किसी तरह का समस्या आए उसका समाधान के लिए वो क्या करेगा? इंश्योरेंस करेगा, LIC करेगा, नहीं करेगा। तो जब लोगों का आय बढ़ना शुरू हुआ तो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं का मांग शुरू हो गया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं का मांग शुरू हो गया, उससे क्या हो गया? सेवा क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य कहां आता है?
सेवा क्षेत्र में आता है, पिछला कक्षाओं में हम बताए हैं। अब वीडियो जाकर देखिए ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये आपका 5वां क्लास है और डायरेक्ट आप 5वां क्लास में अपियर होइएगा और आप चाहिएगा कि हमको पूरी तरह से समझ में आए, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 4 वो वीडियो जो पहले हम बनाए हुए हैं उसको देखिए, तो आप पूरा बढ़िया से कोरिलेट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। जब 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई मतलब एलपीजी मॉडल आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। लिबरलाइजेशन मतलब आपका क्या हो गया, आपका उदारीकरण का नीति। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हुआ, निजीकरण का नीति। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हुआ, मतलब वैश्वीकरण का नीति। इसको मोटा मोटी समझिए ना, आपको और बताएंगे। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई फैक्ट्री लगा रहा है, तो फैक्ट्री लगा रहा है तो उसको बहुत सारे परमिशन की आवश्यकता होगी, एनओसी चाहिए कई विभागों से। तो उसका जो एनओसी लेने का प्रक्रिया हुआ ना, उसको आसान कर दिया गया। मतलब उद्योग धंधा लगाने के लिए जितना कम से कम कागजी कार्रवाई हो, तो इसको कहते हैं उदारीकरण का नीति। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण हो गया। आप देख नहीं रहे हैं रेलवे का कैसे निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, और भी कई पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसका निजीकरण हो गया है। तो ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है निजीकरण का, शुरुआत जो है वास्तविक रूप से 1991 के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी के समय में अपने चरम पर है, जो कि आप देख रहे हैं। तीसरा हुआ ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब हुआ कि भारत के लोग अमेरिका के लोग से संपर्क में आ गए, तो संपर्क में आने से उनसे आपसी जो है लेन देन बढ़ गया। तकाची का लेन देन बढ़ गया भाई, तब पूंजी का दोनों देशों में आदान प्रदान होने लगा। दूसरा लेन देन बढ़ गया श्रम का। मान लिया जाए कि यहाँ पर मजदूर है, वहां पर फैक्ट्री लग रहा है, तो यहाँ से मजदूर जो है भारत से जो है अमेरिका में चला जाएगा, या भारत में फैक्ट्री लग रहा है तो अमेरिका में मजदूर है, जो चीज जैसा मजदूर हमको चाहिए, जो कार्य करने वाला हमको कर्मचारी चाहिए, तो अमेरिका से भारत में आ गया। मतलब श्रम का आदान प्रदान होने लगा, पूंजी का आदान प्रदान होने लगा, तकनीक का आदान प्रदान होने लगा। तो इन सब चीजों का निर्बाध मतलब बिना रोक टोक के अगर आदान प्रदान शुरू हो गया, तो इसी को कहते हैं वैश्वीकरण का दौर। तो जैसे ही 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू होती है, तब भारत के कुशल एवं सस्ते श्रम का महत्व पूरी दुनिया के सामने जो है उजागर हो गया और भारतीय योग्य श्रमिकों की मांग पूरी दुनिया में होने लगा। इससे फिर सेवा क्षेत्र का क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो इस सेवा क्षेत्र के विकास होने से भारत में विकास का कभी दूसरा चरण नहीं आया। अब देखिए, बहुत सारा चीज हम समझाते हैं तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर जो ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो अरे भैया, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हमको भी जानकारी है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। छोटे छोटे चीजों के बारे में आप नहीं जानिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा बढ़िया से। और हमारा आपको पहले ही हम बता दिए कि जीएस को रटना नहीं है, समझना है। और बिना, खास करके अर्थव्यवस्था में बिना समझे हुए चीजों को आप क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर लिए भारत में विकास का दूसरा चरण कभी क्यों नहीं आया। अब देखते हैं आधारभूत संरचना। अर्थव्यवस्था में जो है आधारभूत संरचना का मतलब हुआ कोर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था का वह संरचनात्मक तत्व जो स्वयं तो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन प्रवाह को बनाए रखता है, उसे आधारभूत संरचना कहते हैं। हम पूरा डीपली समझाएंगे, पहले देखिए ना। तो आधारभूत संरचना जो है दो प्रकार के होता है। एक होता है आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा होता है सामाजिक आधारभूत संरचना। मतलब यह आधारभूत संरचना है ना, अर्थव्यवस्था में जो है कैटेलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो क्रिया विधि है, जो अर्थव्यवस्था का विकास है, उसको क्या करता है, तो तेजी ला देता है उसमें। तो दो तरीके से तेजी लाता है, एक होता है आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा होता है सामाजिक आधारभूत संरचना। मतलब ऐसे समझिए कि एक दुकान है,
तो एक अगर मान लिया जाए कि एक दुकान है, तो उस दुकान में एसी नहीं लगा हुआ है, बड़ा सा मॉल टाइप पर दुकान है, एसी नहीं लगा हुआ है। तो अब एसी लगाने से उस दुकान में बिक्री बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो लोग एसी के चलते दुकान में आ रहे हैं। एसी का काम क्या है? वो तो एसी दुकान में लगा, एसी बिक नहीं ना रहा है, एसी लगा हुआ के लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ भाई कि दुकान का फोकस बढ़ गया और लोग वहां जाके सामान खरीदने लगे। चलिए इसको भी छोड़िए, एक चीज और बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके दुकान में जो है बहुत ज्यादा बिक्री हो रहा है, आप बिलिंग जो है क्या करते हैं, और पैड पर करते हैं, कलम कॉपी से करते हैं, और आप कंप्यूटर ले आइए तो आपको सुविधा होगा कि नहीं होगा? सुविधा होगा। और आपका दुकान हाईटेक होने से क्या होगा कि लोग जो है आपके यहाँ सामान खरीदना शुरू कर देंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे। या इसको भी छोड़ दे, मान लीजिए कि दुकान आपका है, आपका काउंटर जो आगे वाला होता है वही बढ़िया नहीं है और सामान पूरा रखे हुए हैं, तो कैसे बिक्री होगा? तो दुकान में एक बढ़िया सा काउंटर बनवाइएगा। अब वो काउंटर थोड़ी बिकेगा, वो काउंटर आने से आपकी दुकान की वृद्धि हो जाएगी। तो यही होता है आधारभूत संरचना, मतलब वैसी चीजों को अर्थव्यवस्था में लाया जाता है जो स्वयं तो स्थिर रहता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को क्या है, वो बढ़ा देता है। जैसे और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप शोरूम खोले हुए हैं और आप अकेले हैं, तो आप कितना जगह देखिएगा, आप कस्टमर को डील कीजिएगा कि आप जो है दुकान अच्छी शोरूम का सुरक्षा कीजिएगा। आप नहीं अकेले कर सकते ना, तो आप क्या कीजिएगा कि एगो रिसेप्शनिस्ट ले आइएगा। रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा कि मोटरसाइकिल का जो भी या बाइक का जो भी मतलब निगेटिव पॉजिटिव है कस्टमर को बताएगा, और उसके बाद जो है आप जो है मोटरसाइकिल को बेचिएगा। तो रिसेप्शनिस्ट नहीं ना बिक रही है, रिसेप्शनिस्ट के आ जाने से आपका काम आसान हो गया। जो पहले आप दिन भर में जो है 4-5 ही मोटरसाइकिल बेचते थे, 5-6 कस्टमर है जो आपका घूर जाता था, तो उस रिसेप्शनिस्ट के आने की वजह से आपका 10-12 मोटरसाइकिल डेली सेल हो रहा है। तो उस रिसेप्शनिस्ट का कार्य क्या है कि आपका जो आर्थिक गतिविधि था उसमें तेजी ला दिया। तो यही तेजी लाता है आधारभूत संरचना। और यह आधारभूत संरचना दो तरह के होता है, एक होता है आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा होता है सामाजिक आधारभूत संरचना। अब आर्थिक आधारभूत संरचना किसको कहते हैं? तो वैसे तत्व जिनकी अर्थव्यवस्था में भूमिका प्रत्यक्ष तौर पे होती है। इन तत्वों की संपन्नता से न सिर्फ उत्पादन बल्कि उत्पादित वस्तुओं का वितरण पर भी सकारात्मक प्रभाव बनता है। जैसे परिवहन, परिवहन का मतलब हुआ कि रोड अगर बढ़िया नहीं है तो जो सामान एक दिन में पहुंचना था वो सामान 4 दिन में पहुंचेगा। तो आपको लॉस होगा कि नहीं होगा? और रोड पूरा बढ़िया रहे, सड़क पूरा बढ़िया रहे, तो सामान आपको आसानी से पहुंच जाएगा। मतलब परिवहन होने से आपका जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके बाद बिजली है, संचार है, बीमा है, बैंकिंग है और सिंचाई के साधन है, मुद्रा की आपूर्ति है। इन सब चीजों से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के विकास में जो है गति मिलती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं सामाजिक आधारभूत संरचना। वैसे तत्व जिनकी अर्थव्यवस्था में भूमिका अप्रत्यक्ष होती है, लेकिन इन तत्वों की संपन्नता से उत्पादन प्रणाली मजबूती के साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शोध प्रशिक्षण हो गया, व्यक्ति का मानसिक एवं शारीरिक विकास। मतलब सामाजिक आधारभूत संरचना जो है ये क्या करता है कि अप्रत्यक्ष तौर पे भूमिका निभाता है। आपका आर्थिक आधारभूत संरचना था जो तो आपको दिखाई देगा, सड़क तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो सामाजिक आधारभूत संरचना है वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन कैसे मदद करता है आप देखिए। जैसे कोई व्यक्ति जो है शिक्षित नहीं है, वो कल कारखाना में सही तरीके से काम करेगा? वो मान लिया जाए कि पढ़ा लिखा नहीं है और पानी का बोतल रखा हुआ है, एक जगह एसिड का बोतल रखा हुआ है, एसिड में लेके पी जाएगा तो मरेगा, ऊपर से आपका कंपनी को बंद करवा देगा। तो आप तो नहीं जान रहे थे कि वो शिक्षित है कि नहीं है, उस पर लिखा हुआ कि नहीं, आप एक ही जगह पे एसिड भी रख दिए और पानी का बोतल भी रख दिए, लेकिन वहां पे लिख दिए कि ड्रिंकिंग वाटर और एक पर लिख दिए एसिड वाटर, एसिड बोतल। तो वो क्या किया भाई कि शिक्षा उसके पास में नहीं था और अपना नुकसान कर लिया, साथ ही साथ आपका भी नुकसान कर दिया। उसके बाद मान लिया कि स्वास्थ्य है। अब कोई देश में, कोई राज्य में, कोई जगह पर एक कंपनी खुला हुआ है और वहां का जो कर्मचारी है वो डेली बीमार पड़ता है,
तो कंपनी में कैसे कारखाना में काम करेगा? काम नहीं करेगा ना, वो तो बीमारे रहेगा। तो काम नहीं करेगा तो आपका जो बिजनेस है चल पाएगा सही से? तो मतलब ये हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शोध प्रशिक्षण व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है सामाजिक आधारभूत संरचना का पार्ट है, और इनके चलते जो है अर्थव्यवस्था का आधारभूत संरचना मजबूत होता है। अब अगला पढ़ते हैं आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि आप मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो मकान सिर्फ बन रहा है क्या? मकान, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? छड़ चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए भाई कि गिट्टी चाहिए। तो इतना सारा चीजों अगर आपके पास में है तभी एक सही मकान बनेगा ना। इसमें से एक चीज भी अगर आपके पास में नहीं है, जैसे मान लिया कि छड़ नहीं है, तो मकान में मजबूती आएगा? नहीं आएगा। तो जो आधारभूत उद्योग है, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है, इन उद्योगों के होने के वजह से जो है अगला उद्योग जो है बहुत मतलब तेजी से जो है विकास करता है। तो इसका डिफिनेशन हुआ कि वैसे उद्योग जिसके उत्पाद का प्रयोग अन्य उद्योगों के विकास में किया जाता है उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। किसी भी देश का औद्योगिक विकास इन्हीं उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है। इसके तहत 8 उद्योग को शामिल किया गया है: विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी। आप एक बात बताइए, कारखाना आप खोल दिए तो बहुत सारे वहां का जो मशीन है क्या चीज से चलेगा? बिजली से चलेगा। आप तो बोलिए कि हम बहुत बढ़िया कारखाना खोले हैं और आपको बिजली नहीं मिलेगा, तो कारखाना चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मतलब कि आपका कारखाना चलने के लिए जो है एक बिजली का भी उत्पादन करना पड़ेगा, मतलब एक बिजली का भी उद्योग लगाना पड़ेगा। उसके बाद में कोयला है। कोयला का मतलब भट्ठी आप बनाए हुए हैं, कोई भी जो हैवी मेटल है उसको गलाने वाला इंडस्ट्रीज है आप में, मेटल को गलाने वाला, तो बिना कोयला को आप कैसे गलाइएगा? मतलब कोयला का भी उत्पादन आपको करना पड़ेगा। इस्पात है, सीमेंट है, उर्वरक है, कच्चा पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और रिफाइनरी है। इन 8 उद्योग अगर किसी भी देश में नहीं है तो वो देश जो है औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है। तो यही हुआ आधारभूत उद्योग। अब आगे पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास आपका एक लास्ट क्लास है। इसके बाद में जो है आपका हम इस चैप्टर से किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको हम करवाएंगे, और उसके बाद नया टॉपिक राष्ट्रीय आय शुरुआत करेंगे। तो आप देखिए कितना क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं अगले क्लास के बाद में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। घर पे रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।